आज के आपके करंट अफेयर्स 3 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपका पाइका रिबेलियन के बारे में। ये देखो मॉडर्न इंडिया का आपका करंट अफेयर है, ठीक है। हुआ क्या था इसकी मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको देता हूं। देखो ऐसे और भी रिबेलियंस हुए हैं, ठीक है। इस रिबेलियन का स्पेसिफिकली कारण क्या था? पाइका आपके ये पाइका रिबेलियन है, ये आपके आज का जो उड़ीसा का इलाका है वहां पे अक्कर हुआ। पाइका अपने आप में कम्युनिटी है जो ट्रेडिशनली ना वॉरफेयर में रही है, लड़ाइयों में रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते थे, ये राजा को लड़ाई की सेवा देते थे कि राजा ने जब भी लड़ाई पे जाना होता था ये राजा की हेल्प के लिए जाते थे। अब राजा जब वॉर पे जाएगा, लेट्स सपोज किंग किसी के साथ भी वॉर लड़ता है, ठीक है, अगर ये दूसरी साइड हार गई उसके बाद उसके ऊपर ना एक चीज रखी जाती थी जिसे कहते हैं वॉर इंडेमनिटी। ये ना राजाओं के कमाने का एक जरिया होता था। इसमें क्या होता था, देखो दो राजे लड़े, जो राजा हार गया उस राजे को पैसे देने पड़ते थे जीतने वाले राजा। जीतने वाला राजा डिमांड रखता था कि अगर तुम्हें राजा बने रहना है, एक तो आज से तुम्हें मेरे अंडर काम करना पड़ेगा, दूसरा तुम मुझे इतने पैसे पे करोगे क्योंकि ये सारी वॉर हुई इसलिए क्योंकि तुमने पहले हार नहीं मानी, ठीक है। तो मेरा इतना नुकसान हुआ है, इतने पैसे तुमने पे करने हैं, इतना इलाका हुआ है। अब ऐसे जो बहुत सारी ट्राइब्स सर्विस देती होती थी, फिर ये राजा उन्हें उसके बाद शेयर दे देता होता था कि ये आपका शेयर है, आप रख लीजिए। तो कम्युनिटी भी खुश, राजा भी खुश, राजे का इलाका बढ़ गया, इनकी कमाई होगी। इस तरीके से कम्युनिटीज काम करती हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई जब आपके आए ब्रिटिश। ब्रिटिश ने सबसे पहले आके तो इन राजाओं को हराया, राजाओं को हराया, राजाओं को अपनी पावर दिखाई। उसके बाद इन्होंने राजाओं के साथ ना अलायंस करने का सोचा कि हम दोस्त बन जाते हैं। अलायंस में से एक जो बहुत जरूरी चीज थी वो थी आपकी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में वो क्या करते थे, राज्य को कहते थे कि देखो तुम्हें पता ही है कि हमारी आर्मी कितनी ज्यादा सुपीरियर है, हमारे पास ज्यादा बेटर ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, ज्यादा बेटर आपकी आर्म्स है, एम्यूनिशन है, सब कुछ है। तो एक काम क्यों नहीं करते, हम जो अलायंस साइन कर रहे हैं इसके अंदर हम आपको प्रोटेक्शन ही ऑफर कर देते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इस प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि आपका जो राज्य का इलाका है इसके अंदर अपना कंटोनमेंट बना देंगे कि हम अपनी फौज का एक टुकड़ी आपके इलाके में रख देंगे, एक टुकड़ी हमारी फौज की आपके इलाके में रख देंगे, बाकी सारी फौज हमारे पास है, ठीक है। ये जो आपके पास फौज आपके रखी गई है इसका काम यही होगा कि अगर आपके पास कोई भी हमला हुआ आपके ऊपर ये आपको डिफेंड करेंगे। पर क्योंकि आपके एरिया में आपको, और ये हम इसलिए फौज रख रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी फौज सुपीरियर है। तो राजा, अब बात यह है कि फिर राजे को आगे कन्विंस किया जाता था कि देखो अब फौज आपके लिए रख रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन है, इसका जितना भी खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो आपको उठाना पड़ेगा। यहां ये जो खाएंगे इनकी मेंटेनेंस का, हर चीज का, इनकी सैलरीज का हर खर्चा तुम्हारा। अब राजा कहता मैं कहां से पैसे दूंगा। तो आपके इन्होंने कहा कि देखो ये आपकी जो पुरानी आपने जो अपनी फौज रखी हुई है, आपकी फौज तो निकम्मी है, पुराने जमाने की है, नहीं लड़ सकती। तो आप ये सारे के सारे पुरानी कम्युनिटीज को हटा दो, इन सबको पैसे बेनिफिट देने बंद कर दो, वो पैसा सारा आप इधर लगाओ, आपकी अपनी सिक्योरिटी के काम आएगा। तो जब राजे इन चीजों के लिए मान गए, आपकी जो ट्रेडिशनली पावरफुल कम्युनिटीज थी इनके जो स्पेशल स्टेटस और जो प्रिविलेजेस थी वो जाने लगी। इसके कारण ये कम्युनिटीज नाराज हुई थी, ठीक है। ये तो मौका देख रही थी कि कहां मौका मिलेगा कि हम अपने इस गुस्से को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसका एक मौका ब्रिटिश की बाकी पॉलिसीज में मिला। उड़ीसा जैसे इलाकों में ब्रिटिश ने अपना रेवेन्यू सिस्टम
अप्लाई करते हुए आतंक मचा रखा था। ठीक है, कि सब किसानों से हद से ज्यादा रेवेन्यू लेना, उसके बाद जगह जगह पे मार पिटाई, आपके जहां पे सूखा भी पड़ रहा है वहां पे भी रेवेन्यू डिमांड रखी जा रही है। तो लोग, आपके उड़ीसा के लोग भी तंग आने लगे आपके ब्रिटिश से। तो आपके ब्रिटिश के खिलाफ लोग खड़े हो गए। ये पाइकास को एक बहुत अच्छा मौका लगा कि अगर हम लोगों की सपोर्ट से ब्रिटिश को हटा देते हैं, राजा को फिर से अपने अंडर ले लेते हैं, तो हमारी पावर भी वापस आ जाएगी, हमारा स्टेटस भी वापस आ जाएगा। तो पाइकास ने आपके लोगों के बिहाफ पे ब्रिटिश के साथ जंग छेड़, ब्रिटिश ने अपनी फौज डिप्लॉय की, पाइकास को हरा दिया और ये पूरी की पूरी रिबेलियन को कुचल दिया था। पर ये रिबेलियन इसीलिए हुआ था, एक तो कम्युनिटी के बेनिफिट, वो चले गए थे, वो अपने बेनिफिट वापस चाहते थे, अपना स्टेटस वापस चाहते थे, और उन्हें मौका मिला जब लोग, जो डिससैटिस्फाइड लोग थे, उनके गुस्से से। ठीक है, तो यही सब कुछ आपके पाइका रिबेलियन में लिखा है। ठीक है, अब आपकी जो नई एनसीईआरटी की बुक्स आएंगी उसमें 8th क्लास के बुक के अंदर पाइका रिबेलियन के बारे में पूरा चैप्टर होगा। ठीक है, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कई बार बोला जाता है, क्योंकि ये फुल स्केल लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, बहुत ही बड़े स्केल पे लड़ाई हुई थी, पूरी कम्युनिटी, जो वॉरिंग कम्युनिटी है सारी की सारी लड़ पड़ी थी ब्रिटिश के साथ। could not be called but considered it as a beginning of a popular right। मैंने कहा कई बारी आपके कहा जाता है, मैं आपका कंटेक्स्ट बता रहा हूं, ये वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ लोग कई जगहों पे तुम पढ़ोगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे लड़ी गई थी, पर आपके एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं लिखा जाएगा ऑब्वियसली, पर वैसे कई जगहों पे आप पढ़ोगे। हाँ जी, वो ये नहीं आएगी। हाँ, मैं आपको यही कह रहा हूं, कई जगहों पे जब आप पाइका रिबेलियन पढ़ोगे ना, इसका जो स्केल था ये बहुत बड़े स्केल पे लड़ाई हुई है। इस कारण कुछ हिस्टोरियंस, और खासकर जो हिस्टोरियंस बंगाल, ओडिशा इस साइड से आते हैं, वो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे भी लिख देते हैं, पर आपकी एनसीईआरटी से नहीं लिखेगी। इस कारण, मेरी पूरी लाइन खत्म होने दो। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक अगर आपका आंसर आता है तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होगी, 1857 होगी। ठीक है, इसे कई बार बोला जरूर जाता है, आप कई जगहों पे पढ़ोगे तो पाइका को यही लिखा होगा, पाइका इज रेफर्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपके पर बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट रही है, और ये बेनिफिट इसी में, इसे लीड किया था आपके बख्शी जगबंधु ने। बख्शी टाइटल है, बख्शी का मतलब होता था कमांडर ऑफ द फोर्सेस। सारी पाइका की फौज को ये कमांड करता था। आपको पेपर में सारे आर्टिकल को छोड़ के सिर्फ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेडिवियल टाइम पे जो बख्शी टाइटल होता था ये किस चीज के लिए यूज होता था। ठीक है, तो ये कमांडर जो भी फौज को कमांड करता है उसे बख्शी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे फर्स्ट इंडियन आर्म्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं, ये इसके लिए ज्यादा सही टाइटल है। इंडिपेंडेंस की वॉर से बेटर इसे ये बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज, हाँ जी, फर्स्ट म्यूटनी नहीं है ना, ये म्यूटनी तो होता है जब फौज करे, ये ब्रिटिश फौज का हिस्सा थोड़ी थे। म्यूटनी वर्ड यूज होता है जब फौज बगावत कर दे, वो कहते हैं कि म्यूटनी हो गई है, जब फौज के अंदर कुछ लोग बगावत कर दें उसे कहते हैं म्यूटनी हो गई है। ये फौज के लोग थोड़ी थे, ये तो राजा की पुरानी फौज थी, तो ये म्यूटनी नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? जैसे कई बार अगर आप न्यूज देखोगे एक आधे इंसिडेंसेस कई बार रेयरली हो जाते हैं कि कोई अपने ऑफिसर को, लेट्स वो ड्यूटी पे, कई बार ऑफिसर भी क्योंकि अननेसेसरी हरास करते हैं। ठीक है, अब आर्मी में डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जहां पे हर चीज सुननी भी पड़ती है,
कई बारी बंदे का स्टेबल मेंटल स्टेबल उस टाइम पे वो नहीं सह पाता होता, तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने गन निकाल के अपने ऑफिसर को शूट कर दिया। उनके खिलाफ म्यूटिनी के चार्जेस लगते हैं। ये म्यूटिनी वो भी म्यूटिनी मानी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूटिनी नहीं होती ना, ये तो आर्मी का प्रिंसिपल है, ठीक है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस के एक्ट हैं अपने पार्लियामेंट के, उनके अंदर म्यूटिनी डिफाइंड है। सेकंड करंट अफेयर है महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण क्या होता है? अल्टीमेट मोक्ष मिलना। देखो, महापरिनिर्वाण एक्चुअली डेथ को कहते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। एक मिनट, करण तो आपके महापरिनिर्वाण जो है, इसे बुद्धिज्म के अंदर इसे अल्टीमेट मोक्ष कहते हैं। अल्टीमेट मोक्ष का मतलब है डेथ को कहते हैं बेसिकली। जब कोई पर्सन मर जाता है, ठीक है, और जिसे जीते हुए निर्वाण मिल चुका है। देखो, बुद्धिज्म में जो सोच मानी जाती है ना, गौतम बुद्धा ने जो सोच दिखाई वो ये थी कि हमारा जो पूरा का पूरा लाइफ का साइकिल है ना, हम लाइफ में बर्थ लेते हैं, फिर डेथ आ जाती है, ठीक है, और यही हमारा साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ बनता है। इसी के बीच बीच में हम सारे के सारे अपने लाइफ के कर्म और जो हमें लाइफ में धर्म मिला है वो सब कुछ निभाते हैं। तो हमारी लाइफ इसी के ऊपर है। तो अगर हम अपनी लाइफ के सारे कर्म ठीक से करेंगे और अगर हम सारे धर्म ठीक से करेंगे, एक्चुअली हम इस साइकिल से आजाद हो सकते हैं, फिर हम इस लूप में नहीं रहते। देखो, होता क्या है कि ये मतलब पूरी रिलीजियस फिलॉसफी क्या है कि इस जन्म में जो भी तुम कर्म कर रहे हो और जैसा भी अपना धर्म निभा रहे हो, ये आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपकी सोल के साथ। एक चीज माना जाता है कि बॉडी नहीं रहती पर सोल हमेशा एग्जिस्ट करती है। अब यही सोल दोबारा से रीबर्थ लेगी, ठीक है, डेथ की जगह यहाँ पे रीबर्थ लिख दो, बर्थ और रीबर्थ का पूरा साइकिल बन गया, बीच में डेथ आ गई, ठीक है। अब आपकी जो सोल है, सोल हमेशा जिंदा रहती है। सोल एक लाइफ से दूसरी लाइफ में ट्रैवल कर जाती है, पर इसके साथ पुरानी लाइफ के कर्म भी जुड़े रहते हैं। अगर वो कर्म अच्छे होंगे तो अगली लाइफ में इनका बेनिफिट भी मिलेगा, अगर कर्म बुरे होंगे इनका नुकसान भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी लाइफ ऑपरेट करती है। ये हिंदुइज्म में भी यही फिलॉसफी है, बुद्धिज्म में फिलॉसफीज ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स की कॉमन है, ठीक है। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन तीनों में ये फिलॉसफीज ऑलमोस्ट कॉमन है, ठीक है। बस इन्हें इंटरप्रेट करने का तीनों में तरीका अलग अलग है। अगर तीनों की कोर देखोगे, कोर यही बनती है कि हमारी पूरी लाइफ कर्म धर्म पर टिकी हुई है, बर्थ और रीबर्थ के हम साइकिल में फंसे हैं, ठीक है। और सोल, जैसे जैनिज्म सोल में विश्वास नहीं करता, सॉरी, जैनिज्म सोल में विश्वास करता है। मैम, मैम इधर आना जल्दी, ये लेके चले। तो आपके कर्म धर्म उठा लो, तो आपके ये पूरी की पूरी चीज, जैसे जैनिज्म ये कहता है कि एक्चुअली सिर्फ सोल ही एग्जिस्ट करती होती है और सोल हर चीज में है, लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज में है, ठीक है। जैनिज्म में ये विश्वास है, ठीक है। बाकी रिलीजन कहते हैं कि नॉन लिविंग में सोल नहीं है। जैसे जैनिज्म में तो ये भी माना जाता है कि कोई भी चीज है, इन सारी चीजों में आपके सोल है, ठीक है। तो हम इन चीजों को भी जब नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी हम अपने कर्म में गलती कर रहे हैं। वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेके, बाकी अलग अलग लीनियंस है। धर्म जो हमारा, हाँ, जो करना चाहिए, कर्म वो है कि हम उसे कर कैसे रहे हैं, ठीक है। जैसे वो आपके महाभारत में उसे डाउट उठे थे ना अर्जुन को
कि मैं तीर चलाऊं या ना चलाऊं, क्योंकि दूसरी साइड भी तो मेरे भाई हैं। तो वो जो पूरी थ्योरी है, उसके बाद कृष्ण बैठ के उसे समझाते हैं कि कर्म क्या होते हैं। वो कहता है कि इस टाइम तुम वॉर में हो, तुम्हारा एक ही काम है, दुश्मन को मारना। तुम्हें ये नहीं देखना दुश्मन तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें जानता है, तुम्हारा रिश्तेदार है, कौन है, तुम्हारा काम ही ये। तो अगर तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, तुम्हारा धर्म ही वॉरियर का है, तुम अपने धर्म से भाग रहे हो। तो वो करना है। कर्म है तुम किस तरीके से करते हो, धोखाधड़ी करके, क्या करके, वो सारे कर्म है। तो दोनों चीजें एक साथ करके ही बैलेंस होता है। अब जैनिज्म ये सारी चीजें ये कहते हैं कि जब आपका ये सारी की सारी जो आपकी फिलॉसफी है, अगर मतलब वापस बुद्धिज्म की तरफ आते हैं, बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि अगर आप लाइफ में सब कुछ सही से करोगे तो आपको ये सारे साइकिल से, रीबर्थ से, सारी चीजों से मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, जिसे निर्वाण भी कहते हैं। जब तुम्हें निर्वाण मिल गया, ये पूरे साइकिल से आजाद हो गए, इसके बाद जब डेथ आएगी, डेथ मतलब लाइफ में तुमने सारे काम सब कुछ अच्छे किए, तुम्हें सारी नॉलेज मिल गई, तुम बुद्ध बन गए। बुद्धा वर्ड का मतलब ये होता है, बुद्ध वर्ड का वो इंसान जिसे सब पता चल गया। अब जब एक इंसान को सब कुछ पता चल गया है, तो वो इस सारे साइकिल से आजाद हो जाता है। ठीक है, लाइफ में आजाद हो गया। अब जब डेथ आएगी, वो बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से भी आजाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी सोल ये सारी अटैचमेंट से फ्री हो चुकी है। तो उसकी सोल अब फाइनली रेस्ट कर सकती है। क्लियर है? ये जो चीज है, जब ये डेथ आती है, इसी निर्वाण को फिर कह देते हैं परिनिर्वाण। परिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ। महापरिनिर्वाण यूज किया जाता है किसी महान आदमी के लिए। तो आपकी सरकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी को, 66 उनकी डेथ एनिवर्सरी को एज अ महापरिनिर्वाण दिवस मनाना चाहती है। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर था, और जो परिनिर्वाण का पूरा कंसेप्ट है वो यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? तो ये आपको सारी चीजों से लिबरेट कर देता है, कर्म धर्म की सारी रीबर्थ की थ्योरी से लिबरेट हो जाओ। कोई भी डाउट यहाँ पे? हाँ, आपने गौतम बुद्धा की अलग अलग मूर्तियां देखी होंगी, अलग अलग पोज में होती हैं। एक मूर्ति जिसमें वो बिल्कुल ऐसे लेटे पड़े हैं, वो ये है कि बस अब वो फाइनली डेथ की वेट कर रहे हैं, उन्हें अब परिनिर्वाण मिलने ही वाला है। ठीक है, वो उसी चीज को रिप्रेजेंट कर। क्लियर है? अगला आपका करंट अफेयर है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बारे। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, पहले करंट अफेयर क्या है, अगले साल मार्च 2022 के बाद आपके एयरपोर्ट्स के अंदर, अभी पहले स्टार्टिंग में 4 एयरपोर्ट्स, धीरे धीरे सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगने वाली है। इसका फायदा क्या होगा? देखो, फेशियल रिकॉग्निशन ना बहुत बड़ा काम करती है। आजकल आपकी फेशियल रिकॉग्निशन सरकार भर भर के यूज कर रही है। जैसे अगर लोग अपना ज्यादातर फेस कवर भी कर लेना, सिर्फ आंखों से भी बता देता है कि सिमिलैरिटीज किन के साथ है। ठीक है, तो अगर कोई भी एयरपोर्ट पे अपना थोड़ा बहुत हुलिया बदल के भी घूम रहा है, ठीक है, और वो कोई सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, आपके बहुत जल्दी ऐसे सिस्टम कैच कर लेगा कि ये बंदा सस्पेक्ट है, और उसे इंटेरोगेशन के लिए लेके जाया जा सकता है। क्योंकि ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जिसे AI कह देते हो। जरूरी नहीं है, आजकल जैसे आपके सबसे छोटे, आपके आजकल जो सबसे हाई एंड फोन्स आ रहे हैं, उनमें भी AI है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? बेसिकली इंटेलिजेंस होता है सोच समझने की पावर। कोई चीज अपने बलबूते पे खुद सोच समझ के कोई फैसला ले पाए, उसे कहते हैं इंटेलिजेंस रखना। आर्टिफिशियल क्योंकि हमने क्रिएट की है कंप्यूटर्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स बहुत सारा डेटा उठाते हैं, वो डेटा को एनालाइज करके अपना खुद का एक माइंडसेट बनाना शुरू करते हैं, जिससे अब हमें इनपुट नहीं देनी पड़ती। वो कंप्यूटर्स खुद जज कर लेते हैं कि उन्हें किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। लेट्स सपोज आपके बेसिक जरूरतों के लिए कंप्यूटर बनाया गया। आप दिन में कब उठते हो, क्या करते हो, जो भी उसका शेड्यूल है,
आपका वो कंप्यूटर खुद उस सिस्टम में एडजस्ट करता जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर्स, और इसे अगर फेशियल रिकॉग्निशन से जोड़ दिया जाए, आपके इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, गुस्से में हो, खुश हो, उसके मुताबिक वो एटमॉस्फेयर वहां का चेंज कर दे। ठीक है, उसके बाद आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, एसी इसको वैसे एडजस्ट कर दे, हर चीज खुद सोच रहा है कंप्यूटर कि मैं क्या कर सकता हूं इससे निकलने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो फेशियल रिकॉग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत स्मार्ट होती जा रही है। जैसे कुछ लोग जो दंगे करते हैं, कुछ भी करते हैं, आजकल पुलिस क्या करती है, सीसीटीवी उठाती है, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू डाल देती है। उसमें क्या है कि आपके आधार के हर चीज में फेस फोटो खिंचवाई हुई है ना, सरकार के पास सारी शक्लें तो है, सरकार शक्लों में से, आंखों में से वो ढूंढ लेती है ये आदमी कौन है। तो इस तरीके से आजकल अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि लोग दंगों पे हर जगह पे पूरे पूरे फेस कवर करके चले जाते थे, तो आंखों की सिर्फ डिटेलिंग से भी पता चल जाता है कि ये इंसान इससे मैच करता है। आपके ज्यादा से ज्यादा 5 को लोग सस्पेक्ट निकलाएंगे, 5 को एक बारी पकड़ लेते हैं, फिर उनमें से ढूंढ लेते हैं कौन सा बंदा होगा। ठीक है, हाँ, आई लेंस डाल लोगे, पर आईज की जो ओवरऑल आपकी ये सारी शेप्स हैं, ये कैसे बदलोगे? सबकी आंखों की शेप सेम तो नहीं है, नाक की शेप यहाँ से, आंखों की, आईब्रोज की, ये सारी शेप्स भी तो अलग अलग हैं। फिर तो हाँ, उन्हें बस एयरपोर्ट पे तो उतारनी पड़ेगी। अब जो दंगे करने जा रहा है वो कितने ही कवर करेगा? अब अगर सारा कवर कर जाओगे ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर फिर तो नहीं पकड़ पाएगा, पर दंगे करने जा रहे हो, शेड संभालोगे या इधर उधर जो वायलेंस हो रही है वो संभालोगे? ठीक है, मुंह आंखों पे कपड़ा बांध दिया तो वैसे ही कोई फायदा नहीं। तो इस कारण अब जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे ना। ठीक है, जैसे चाइना तो इसका बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन यूज करता है। चाइना में क्या है कि वो, उन्होंने मतलब, अब ये सिस्टम में बहुत सारे एरर्स भी हैं ऑब्वियसली, वो इस चीज के लिए भी जो जगह जगह वहां पे ना गलियों में हर जगह सीसीटीवी है, वो अपने पूरे सिटीजन्स के ऊपर नजर रखते हैं। वो इस चीज की भी नजर रखते हैं कि लोगों के फेस के एक्सप्रेशन से ही जज लगा दें कि ये कोई क्राइम तो नहीं करने वाला। कंप्यूटर उसकी प्रोडिक्शन देते हैं कि शायद ये बंदा कोई क्राइम करने वाला है, उसके भी कोई फेशियल एक्सप्रेशन में फर्क आता होगा, तो वो कंप्यूटर्स उन्हें भी जज करें। गलतियां बहुत बारी होती हैं, पर ये अभी वो टेस्टिंग ही है, बाकी सारी दुनिया नहीं कर रही है, चाइना ही कर रहा है। चाइना अपने सिटीजन्स के ऊपर वैसे बहुत ज्यादा नजर रख रहा है। जैसे आपके शहर में अब जगह जगह जो सीसीटीवी लगे हैं उनमें कई जगह फेशियल रिकॉग्निशन लगाई जा रही है, वैसे ही एयरपोर्ट्स पे भी लगाई जा रही है। ठीक है, ऐसी चीजों में ये हेल्प करेगा। फोर्थ करंट अफेयर, आज ही का दिन 37 साल पहले इंडिया में इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था। लोग रात को सो रहे थे, ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का प्लांट जो पेस्टिसाइड बनाते थे भोपाल शहर में, मध्य प्रदेश में, रात को आपकी गैस लीक होनी शुरू हुई। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये साइनाइड भी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस रिलीज होनी शुरू हुई। पूरे शहर के आसपास के पूरे इलाके में ये फैल गई। लोग सोते सोते या तो मरने लगे या खांसने लगे। ठीक है, क्योंकि एक अपने आप में पॉइजनस गैस है। ठीक है, ये हाईली टॉक्सिक है और इरिटेटिंग मटेरियल है। या तो लोग मर जाते हैं या उनकी लंग्स परमानेंट डैमेज हो सकती है इससे। और वही भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ, बहुत सारे लोग तो मारे भी गए और कई सारे लोग आपके जिनकी लंग्स हमेशा के लिए डैमेज हो गई हैं या कोई और बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी आ गई है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और इसके बाद से ऐसा डिजास्टर दोबारा ना हो उसके ऊपर कोशिश की जाती है, पर गारंटी कोई नहीं देता। ठीक है, तो पता थोड़ी होता है कि कौन से एरिया में कैसे प्लांट्स में कौन सी गैस रखी हुई है जो अगर बाई चांस लीक होगी, मतलब गवर्नमेंट को तो पता होता है, वही रेगुलर चेक्स रखने जरूरी है, कंपनी के खुद भी और गवर्नमेंट के भी, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। ठीक है, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो? नहीं, ये थे आपके आज के करंट अफेयर।